इस वीडियो में हम क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 2 सेक्युलरिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम रिलीजन यानी धर्म और स्टेट को सेपरेट करने के इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे, इंडियन सेक्युलरिज्म को जानेंगे और फंडामेंटल राइट्स के द्वारा सेक्युलरिज्म कैसे प्रमोट मतलब कैसे आगे बढ़ता है पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फीचर है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मीनिंग होता है धर्म निरपेक्षित। हालांकि कभी सेक्युलर वर्ड का अलग से यूज़ नहीं हुआ है, फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सेक्युलर है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि इंडियन यूनियन के लिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर कैरेक्टर रिटेन करने में कैसे हेल्प करता है। अब सेक्युलरिज्म को समझते हैं। लोगों की लाइफ में रिलीजन यानी धर्म एक की रोल प्ले करता है और जब धर्म पॉलिटिक्स के साथ हाथ मिलाता है तब बहुत डेंजरस सिचुएशन आ सकती है, यानी खतरनाक सिचुएशन आ सकती है। पॉलिटिक्स में धर्म के होने से ज़्यादातर एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप पर डोमिनेंस बढ़ जाता है। डोमिनेंस यानी प्रभाव। जो लोग मेजॉरिटी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, हम इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे एथनिक यानी जातीय समूह ग्रुप्स के लोग रहते हैं। सिन्हालीज, तमिल्स, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस। सिन्हालीज ज़्यादा हैं, 74% पॉपुलेशन है उनकी। तमिल्स यानी कि 18%, मुस्लिम्स 7%, क्रिश्चियंस और दूसरी कम्युनिटीज़ 1% हैं। सिन्हालीज का रिलीजन यानी धर्म बुद्धिज़्म, तमिल्स का हिंदुज़्म, मुस्लिम्स का इस्लाम और क्रिश्चियंस का क्रिश्चियनिटी है। इन 4 ग्रुप्स में से सिन्हालीज और तमिल्स श्रीलंका में पुराने ग्रुप्स हैं। 1956 में सिन्हालीज को प्लीज़ करने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया कि श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला होगी। कुछ सालों के बाद बुद्धिज़्म को स्टेट रिलीजन की तरह अडॉप्ट कर लिया। श्रीलंकन गवर्नमेंट के ये सारे एक्शंस ने तमिल्स को एलियनेट किया क्योंकि श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में उनके रिलीजन को ना तो लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी गई और आगे तमिल्स को फील हुआ कि गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन और पॉलिटिकल राइट्स में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव किया जा रहा है। तमिल्स ने मेजॉरिटी कम्युनिटी को उनके राइट से वंचित करने के लिए कभी नहीं बुलाया और कभी नहीं माफ़ करेंगे, जो कि जाहिर तौर पर उनके लिए सुरक्षित था। 1956 एक्ट के पास होने के बाद तमिल्स का ये नज़रिया था। तमिल्स के एलियनेशन यानी अपोज के कारण सिविल वॉर का मतलब एक देश में उसके सिटीजन्स के बीच में लड़ाई हुई। श्रीलंका में जो लगभग 25 साल चली। इवेंचुअली अंत में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया। सिन्हाला और तमिल दोनों को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया। आज श्रीलंका गवर्नमेंट माइनॉरिटी के राइट्स यानी अधिकार को रिस्टोर यानी बहाल करने के लिए काम कर रहा है। एक कंट्री जैसे कि श्रीलंका के स्टेट में एक रिलीजन को स्टेट का रिलीजन बनाने से कम्युनिटीज़ यानी समुदायों और रिलीजन्स यानी धर्मों के बीच एक्सक्लूजन यानी बहिष्कार और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव आ गया। राजनीति तय करने वाले धर्म की यह समस्या श्रीलंका के लिए अजीब नहीं थी। अगर श्रीलंका में स्टेट रिलीजन बुद्धिज़्म है तो दूसरे देशों में जैसे कि पाकिस्तान में इस्लाम, इटली और ब्राज़ील में क्रिश्चियनिटी है। इंडिया में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। हमारी कंट्री ने अपने इंसेप्शन यानी आरंभ में ही सेक्युलर नेशन चुना, तो इंडिया एक सेक्युलर नेशन पढ़ते हैं, यानी इंडिया एक सेक्युलर नेशन पढ़ते हैं। 1976 में सेक्युलर टर्म धर्मनिरपेक्षित को प्रियम्बल में जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इस टर्म ने हमारे लीडर्स जैसे महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के रिलीजियस टॉलरेंस के विजन को एक कॉन्क्रीट शेप दिया यानी ठोस आकार दिया। अ सेक्युलर इंडिया मतलब यहाँ कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। कंट्री कोई भी रिलीजन को ना तो सपोर्ट ना डिनाई करता है। हर एक अपने रिलीजियस बिलीव और प्रैक्टिसेस को मानने के लिए फ्री है जो वो ठीक समझे। सभी के लिए रिलीजियस फ्रीडम हो, इसके लिए इंडिया ने रिलीजन और स्टेट दोनों को अलग रखने की स्ट्रैटेजी अपनाई।
रिलीजन यानी धर्म और स्टेट के सेपरेशन को सेक्युलरिज्म कहते हैं। तो अब हम सेपरेशन ऑफ रिलीजन और स्टेट देखते हैं। इंडिया में रिलीजन और स्टेट का सेपरेशन इन कारणों से हुआ। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल के फ्रीडम को बचाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया कि एक इंडिविजुअल के रिलीजन फ्रीडम को बचाने के लिए स्टेट को रिलीजियस प्रैक्टिसेस यानी धार्मिक कामों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लोग अपने धर्म को फैलाने, मानने या अपने धर्म से बाहर आने या किसी दूसरे धर्म को एम्ब्रेस कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है तो। इन सब के लिए लोगों को फ्री होना चाहिए। अब प्रोटेक्टिंग द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द नेशन देखते हैं। नेशन के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को बचाने के लिए एक डेमोक्रेटिक नेशन इक्वालिटी यानी समान रूप से प्रिंसिपल यानी सिद्धांत पर काम करती है और इसका ध्यान रखते हुए सारे रिलीजन्स को बराबरी से ट्रीट करना पड़ता है। किसी भी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए या लोगों को इन्फोर्स नहीं कर सकते। ना ही एक रिलीजियस मेजॉरिटी एक रिलीजियस माइनॉरिटी दबा नहीं सकेगी। जब देश ऐसा नहीं कर पाता है तो डेमोक्रेटिक फैब्रिक डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी ख़त्म हो जाता है और उसे श्रीलंका जैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। अब सेक्युलरिज्म पढ़ते हैं। इंडिया अपने सेक्युलर नेचर को बनाए रखने के लिए बहुत सारे तरीके से काम करती है। कुछ इंडियन सेक्युलरिज्म के फीचर्स दिए हुए हैं। पहला है इंडियन स्टेट को कोई भी रिलीजियस ग्रुप कंट्रोल नहीं कर सकता है या ना ही कोई सपोर्ट मिल सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंडियन स्टेट सारे रिलीजन्स के लिए न्यूट्रल है यानी कि निष्पक्ष है। कोई भी गवर्नमेंट स्पेस या ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्कूल्स, कोर्ट्स, ऑफिसेज, पुलिस स्टेशंस कोई रिलीजन को ना तो दिखा सकता है ना तो प्रमोट कर सकता है। प्रमोट यानी कि आगे बढ़ा सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं उनमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब धर्म को मानने या ना मानने के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके लिए किसी को भी कंपेल यानी मजबूर नहीं किया जाता। रिलीजियस मैटर्स में कोई भी इंटरफेरेंस ना हो इसकी पॉलिसी है। मतलब इंडियन स्टेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड तरीकों में कोई भी इंटरफेरेंस हस्तक्षेप नहीं करेगा और सारे रिलीजन्स के सेंटिमेंट्स यानी भावनाओं का रिस्पेक्ट करेंगे। इसके उद्देश्य से कुछ एक्सेप्शंस किए गए हैं ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट यानी रुचियों को बचा सकें। जैसे कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जैसे मुस्लिम्स, पारसीज या क्रिश्चियंस की मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस यानी विरासत और फैमिली अफेयर्स से रिलेटेड अपने कुछ तरीके होते हैं। इन कम्युनिटीज़ को रिस्पेक्ट देने के लिए इन्हें उनका पर्सनल लॉज फॉलो करने के लिए अलाउ किया जाता है। इंडियन सेक्युलरिज्म रिलीजन और स्टेट के सेपरेशन की पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है। मतलब अगर ऐसा लगता है कि स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा रिलीजियस प्रैक्टिसेस में या पर्सनल लॉज में ताकि एक्सक्लूजन, बहिष्कार या डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को रोका जा सके तो वह इंटरफेयर करती है। जैसे कि हिंदूज के बीच लोअर कास्ट के अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी बैन की। यहाँ स्टेट ने हिंदू सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस में डायरेक्टली इंटरवीन्ड किया यानी कि हस्तक्षेप किया ताकि सोशल जस्टिस के अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकें और लोअर कास्ट का फंडामेंटल राइट्स बचा सकें। फंडामेंटल राइट्स के द्वारा जैसे कि एजुकेशनल और कल्चरल और रिलीजन के फ्रीडम का राइट के द्वारा सारे लोग किसी भी रिलीजन को जिसमें उनकी इच्छा हो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को बचा सकते हैं। आगे के सेक्शन में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स बहुत बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो एक इंडिविजुअल के फ्रीडम और डिग्निटी यानी गौरव को इंश्योर यानी पक्का करते हैं। इनके यूनिवर्सल नेचर के कारण ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड यानी शामिल किया है। इन राइट्स का इंडिपेंडेंस की नेशनल स्ट्रगल से बहुत कनेक्शन है। कॉलोनियल रूल के टाइम में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स को तोड़ा गया था, इसलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की तरह इनकॉर्पोरेट यानी शामिल करना बहुत ज़रूरी था।
जब इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रही थी तब उनके दिमाग में कुछ इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस यानी घोषणाएं थीं, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन की लेगेसी, बिल ऑफ राइट्स 1791 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 में यूएन असेंबली के द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का होना। ये सारे डिक्लेरेशन ने इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में ह्यूमन राइट्स अफर्म, अडॉप्ट और इनैक्ट के लिए इनकरेज किया। अफर्म यानी कि विधिपूर्वक कहना, अडॉप्ट यानी अपनाने और इनैक्ट यानी कि कानून बनाने। क्या आपको पता है ह्यूमन राइट्स के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में 30 राइट्स लिस्टेड हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ एंड सिक्योरिटी, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी और राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ।